जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। आपका भाई, आपका युवा साथी उमेद यादव मानेसर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी। साथियों, कुछ साथी जुड़ जाते हैं, फिर आज करते हैं जन की बात। प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधान सेवक जी करते हैं सिर्फ अपनी मन की बात, और हम करते हैं आपसे जन की बात। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, जो भी साथी जुड़ रहे हैं इस जन की बात में, सभी साथियों का स्वागत है। सभी साथी जुड़े इसमें। आज हम मन की बात नहीं, हम जन की बात करेंगे। मन की बात हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी करते हैं, इसलिए हम आज अपने जन की बात करेंगे। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि हम जो माहौल देश का चल रहा है, जिस तरह से हमारे देश का माहौल चल रहा है, हम मन भेद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतभेद की बजाय हम किसी भी दल से, किसी भी संगठन से हो सकते हैं, हमारे मत अलग हो सकते हैं, लेकिन आज के माहौल में हमारे मन अलग होते जा रहे हैं। किसी भी पार्टी से, किसी भी संगठन से कोई भी व्यक्ति जुड़ा हो सकता है, लेकिन जो हमारे मन भेद चल रहे हैं, हमें उन सबको दूर करना होगा। कोई भी पार्टी देश से ऊपर नहीं होती, कोई भी पार्टी समाज से ऊपर नहीं होती। पार्टियां, नेता आते जाते रहते हैं। हमें मतभेद रखना चाहिए। मत हमारे अलग हो सकते हैं, विचार हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं रहना चाहिए। आज के इस माहौल में लोगों में मनभेद चलता आ रहा है। मैं आपको कुछ तथ्यों से वाकिफ़ कराऊंगा। आज बीजेपी लोगों के बीच में इतना मनभेद पैदा कर रही है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर। जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर राष्ट्रपति की जो वोट दिए जाते हैं, वो एमएलए वगैरह वोट करते हैं राष्ट्रपति को। तो असरुद्दीन ओवैसी की अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है, हैदराबाद में उसके एमएलए हैं। तो जो मुसलमानों का नेता है, जो बीजेपी का कट्टर दुश्मन है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के सभी एमएलए ने बीजेपी को वोट किया है। यानी यहाँ पर भाजपा कहती रहती है हिंदू खतरे में है, और असरुद्दीन ओवैसी कहते रहते हैं मुसलमान खतरे में है। साथियों, मैं आम जन की बात कर रहा हूँ। हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी और मुद्दे के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, और बड़े नेता फ़ायदा उठाते हैं। जन की बात करना आज इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि हमारे देश में सारी सरकारी संस्थाएं बेचने के बाद आज भी देश कर्जे में है। सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म करने के बाद आज भी देश कर्जे में है। इसलिए आज जन की बात की आवश्यकता है। मेरे साथी बीजेपी से भी जुड़े हो सकते हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हो सकते हैं, क्षेत्रीय दलों से भी जुड़े हो सकते हैं। ये सबके लिए मैसेज है। आप राष्ट्र की बात करें, अगर पार्टी में गलतियां करती है पार्टियां, तो उन गलतियों का विरोध करें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़े हैं, उन गलतियों का विरोध करें। राष्ट्रवादी बने, ना कि पार्टीवादी बने। जन की बात का आज महत्व है। जब 14 करोड़ किसान सड़कों पर है, जब 15 करोड़ के करीब आज रोजगार मांग रहे हैं लोग बाग, इस परिस्थिति के अंदर, लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर करीब 15 करोड़ लोगों का रोजगार छिना है। सोचने वाली बात है। अगर साथियों हमारे और आपके पास कोई रोजगार नहीं है, तो हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? उस परिवार पे क्या बीतेगी जिसके बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, और उसके पास रोजगार नहीं है, किसी भी तरह का कोई साधन नहीं है खाने कमाने का, तो वो परिवार को कैसे पालेगा? उसका बच्चा कहेगा पापा मेरे को ये खाना है, तो वो कैसे खिलाएगा? ये सोचने वाली बात है। रोजगार की अहमियत, हम एक संपन्न क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग संपन्न हैं, कोई रोजगार से, कोई किराए की इनकम से, कोई किसी तरह से भी यहाँ पे संपन्न है। यहाँ पे लोगों को दिखाई देता है बेरोजगारी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति 500,000 किलोमीटर से दूर आके यहाँ 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की जॉब कर रहा है और उसका रोजगार छिन जाता है, तो एहसास उनको होता है कि रोजगार दरअसल होता क्या है। जब किसान
कर्ज के तले दबकर, बैंकों के कर्ज के तले दबकर फांसी लगा लेता है, तब एहसास पता लगता है कि रोज़गार क्या होता है, रोज़गार की मांग क्या होती है। उसके परिवार को तब एहसास होता है कि परिवार चलते कैसे हैं। साथियों, जब सरकार ने आधार कार्ड बनाए, उनको बैंक खाते से लिंक किया, एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड सरकार रखती है, किसके कितने खाते में पैसे आ रहे हैं। अगर मैं 10 लाख कमाता हूँ साल का, तो सरकार नोटिस भेजेगी, उमेश जी आप टैक्स पे करिए, आप 10 लाख कमा रहे हैं। नोटिस नहीं भेजू, नोटिस अगर मैंने टैक्स नहीं भरा तो सम्मन भेजेगी। अगर मैं 1 भी रुपया महीने का नहीं कमा रहा, हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कहीं से कोई कमाई नहीं है, खाते में पूरे महीने चला जाता है, 1 रुपया भी खाते में नहीं आता है। सोचने वाली बात है साथियों, जितने मेरे साथी सुन रहे, उनका रिकॉर्ड सरकार के पास है, लेकिन सरकार उनसे सवाल नहीं करती आप अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे, पूरे महीने अपने घर कैसे चलाएंगे, सरकार उनसे सवाल नहीं करती। मैं कांग्रेस या बीजेपी की नहीं बात कर रहा, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ। सरकार उनसे कभी सवाल नहीं करती आपने पूरे महीने 1 रुपये नहीं कमाया, आप अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। ये सोचने वाली बात है साथियों। सरकार सिर्फ पूंजीपतियों का ख्याल रखती है, उनका टैक्स माफ करती है, उनका कर्ज माफ करती है, गरीब व्यक्तियों को मुफ्त में भोजन देकर उन्हें पालती है, सिर्फ रोजगार देने का कहीं नाम नहीं है। उन्हें मुफ्त में राशन देकर कमजोर बनाती है ये सरकारें। जब 10 लाख कमाते हैं तो नोटिस भेजती है टैक्स का, जब 1 भी रुपये खाते में नहीं आता तो सरकार को ये नहीं एहसास है ये अपने परिवार को पालने के लिए कोई ना कोई क्राइम करेगा, कैसे ना कैसे परिवार को पालेगा। लेकिन सरकारों का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और विरोध करना हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। देश गुलाम था, तब कुछ लोगों ने विरोध किया, उस समय अंग्रेजों ने और इसी देश की जनता ने और इसी देश की राजनीति ने, जो राजनीति आज है इसी तरह की राजनीति देश आज़ाद होने से पहले भी थी। देश में प्रधानमंत्री भी थे, देश में सारे पद ऐसे थे, उन्होंने भी उन क्रांतिकारी साथियों का विरोध किया था जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। उनको उस समय उन लोगों को बागी का नाम दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उनको भी बागी का दर्जा दिया गया था। यहाँ की देश की राजनीति ने, अंग्रेजों ने, ये देश से आज़ादी के पहले के हालात बता रहा हूँ, जो आज विरोधियों को देश का गद्दार बताते हैं। विरोध करना, घर से बाहर निकलकर समय देना, ये जज्बा क्रांतिकारियों में है। फेसबुक खेलना और किसी चीज़ का समर्थन करना, समर्थन अगर अच्छी चीज़ होती है तो समर्थन करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप हो जाती है। लेकिन गलत का विरोध करना ये हर व्यक्ति का फर्ज बनता है, ये हम और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितने भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का विरोध करता है, उनको अध्ययन करें अच्छी तरह से, ये विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर विरोध लगे सही दिशा में है तो उनका समर्थन करें आप। लेकिन जितने भी मेरे किसान भाई साथी बैठे हैं रोड पर, सड़कों पर बैठे हैं, किसान बिल को अच्छे से स्टडी करें। हमने पूरी तरह इस किसान बिल को पढ़ा है, किसान बिल को समझा है। ये सरकार सिर्फ वर्बली लोगों को समझाती है ये किसान बिल अच्छा है, सरकार ने पारित किया है, हम आपको अच्छा बीज देंगे, हम आपको अच्छे पेस्टिसाइड देंगे और आपकी फसल की उचित कीमत हम आपको देंगे। ये अच्छा लगता है सुनने में, और है भी ये बात। लेकिन इस कानून में कमियां क्या है वो तो पढ़नी पड़ेंगी, वो तो समझनी पड़ेंगी सबको। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब देश की आज़ादी से पहले देश के हालात थे, अंग्रेज़ों के आने से पहले देश के हालात थे, जब देश में रियासतें थी, राजा रजवाड़े थे, तब सिर्फ राजा के बच्चों को और पंडित जो उनको पढ़ाते थे उनके बच्चों को, और बनिए जो पूंजीपति थे उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार था, और देश में किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज भी देश के ऐसे ही हालात हैं, आज भी देश की यही स्थिति है, आज भी ये आपको सबसे साक्षर समझते हैं। हम सबको बेवकूफ़ समझ के चलते हैं। देश में सिर्फ 3 बिरादरियाँ राज कर रही हैं। अगर मैं खुल के समर्थन करता हूँ इस चीज़ का तो कई लोग ऐतराज़ करते हैं, आप जातिगत बातें करते हैं। अरे जब वो जातिगत चलते हैं तो हम जातिगत क्यों नहीं बात करें। देश में सिर्फ 3 बिरादरियाँ हैं, तिलक, तलवार और तराजू, ब्राह्मण, राजपूत और बनिए। इनके अलावा देश में कभी राज नहीं हुआ,
चाहे देश गुलाम था, चाहे देश आज़ाद था, और चाहे रजवाड़ों का टाइम था। बाकी बिरादरियों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये जन की बात है साथियों, जन की बात। अगर इस पे अध्ययन करना हो, आप अध्ययन कर सकते हैं अच्छी तरह से। देश की राजनीति किस माहौल में, किस दिशा में तय की जा रही है। जब राम मंदिर का निर्माण की कमेटी बनाई गई तो 52 आदमियों के सदस्य की कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में इन 3 बिरादरियों, 3 भी नहीं कहूँगा, 2 बिरादरियों, ब्राह्मण और बनियों के अलावा उसमें कोई भी आदमी नहीं था। जब इसका विरोध किया गया उसके बाद 100 आदमियों की कमेटी बनाई गई, उसमें एक दलित भाई लिया गया। जब से आरएसएस बनी है 93 ईयर्स हो चुके हैं, 93 साल हो चुके हैं आरएसएस को बने हुए। उसमें अब तक 93 साल में हमेशा ब्राह्मण प्रमुख रहे हैं। एक बार 6-7 साल के लिए रज्जू भाई राजपूत, सोचने वाली बात है, रज्जू भाई राजपूत को प्रमुख बनाया गया है और उसे हटा दिया गया है। उसके बाद भी और उससे पहले भी इसके ब्राह्मण प्रमुख रहे। क्या हिंदू धर्म सिर्फ इन 3 बिरादरियों के इर्द गिर्द ही घूमता है? हम कहें तो जातिवाद, मुलायम हो गया यादवों का नेता, चौटाला हो गया जाटों का नेता, मायावती हो गई दलितों की नेता, और अटल बिहारी जी वो ब्राह्मण है। अटल बिहारी जी देश का नेता, मोदी बढ़िया है देश का नेता। किस दिशा में जा रहे हैं हम? हमारी और आपकी जगह कहां है इस देश में? अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, कई भाई कहते हैं मैं ओबीसी एससी एसटी की बात करता हूं तो जाट भाई नाराज होते हैं हमारे, लेकिन जाट भाइयों को पता हो वो भी ओबीसी कैटेगरी के अंदर है, सिर्फ हरियाणा को छोड़कर। हमारे भाई हैं सारे। ये जातिगत बातें नहीं है, ये समझने की बातें हैं। जो हमारे साथी है, जो आरएसएस के अंदर, हमारे साथियों का दर्जा कहां है आरएसएस के अंदर? सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने में रखा गया उन्हें। कभी कोई इन 3 बिरादरियों के अलावा, 2 बिरादरी कहूंगा मैं, ब्राह्मण और बनियों के अलावा इन्होंने कभी दर्जा ही नहीं दिया किसी को। हमें समझना होगा और जन की बात में ये मुद्दा लेके आना जरूरी था साथियों। बहुत सारे साथी नाराज होंगे मेरे से इस बात को लेकर, लेकिन क्यों ना करें? जब वो अपने जात बिरादरी की बात करते हैं तो हमारे भाई ओबीसी एसटी एसटी और इसमें जाट भाई भी हमारे साथ हैं। इनको कहीं कोई दर्जा नहीं है, इनकी कहीं कोई पूछ नहीं है। विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में, आरएसएस में और बीजेपी में अगर कहीं कोई इन बिरादरियों का स्थान हो तो बताएं। कहीं भी उच्च पदों पर किसी का स्थान नहीं मिलेगा इन बिरादरियों में, ओबीसी एससी एसटी में और हमारे जाट भाई जो हरियाणा के जनरल हैं, बाकी सब ओबीसी में ही है। मैं सबकी बात कहूँगा, इनका कहीं कोई स्थान नहीं है। और हम हैं कहाँ? सबसे ज़्यादा ताकत हमारी है देश के अंदर। सिर्फ 15% आबादी पूरे देश पर राज कर रही है, सिर्फ 15% आबादी। ये हमें समझना पड़ेगा। पैसा उगाते हैं राम मंदिर के लिए हम, दरी बिछाने के लिए आगे रहते हैं हम, और राज कौन करते हैं इनमें? ब्राह्मण और बनिए। कब तक चलेगा ये हर व्यक्ति के जहन में बात घुसानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी हर व्यक्ति को ये बातें। क्या देश में जो राजवाड़े टाइम में पूंजीपतियों का राज था, आज भी वही चल रहा है? आज भी राज पूंजीपति कर रहे हैं, यानी बनिए और ब्राह्मण और बनिए। इनका राज पहले चल रहा था, इनका राज आज चल रहा है। जन की बात इसीलिए की जाती है कि वो जनता के लिए होती है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मन की भड़ास निकालते हैं, अपनी कुछ अच्छाइयाँ बताते हैं, अपनी कुछ उपलब्धियाँ बताते हैं, लेकिन जन की बात में हमें जन की समस्या की बातें करनी है, हमें देश में बढ़ती बेरोजगारी की बातें करनी है, हमें किसान सड़कों पर बैठे हैं उनकी बातें करनी है। क्या देश की सरकारें सोई हुई हैं? क्या देश को, देश की राजनीति को, देश के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको क्या सड़कों पर किसान बैठे दिखाई नहीं देते?
क्या उन्हें बेरोजगारों की संख्या बढ़ती दिखाई नहीं देती? जब टैक्स लेना हो, सेस बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दी, हर तरह के टैक्स है पेट्रोल डीजल पर, वो बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर बढ़ा दिए। जब कांग्रेस सरकार में जब 50 पैसा डीजल पेट्रोल बढ़ता था तो ये रेल जाम कर देते, सड़कों पर सिलेंडर लेकर घूमते थे, कपड़े निकाल निकाल कर। और आज विरोधियों को ये गद्दार कहते हैं। जन की बात में ये समझाना जरूरी है, क्योंकि उन लोगों की समझ में नहीं आता जो जिनको अभी 24 साल की हैं, जिन्होंने सिर्फ भाजपा का ही राज देखा है, उनकी समझ में ये बातें नहीं आती। उनको समझाना जरूरी है ये बातें। विरोध भाजपा, मैं एक मजबूत विपक्ष का दर्जा दूंगा भाजपा को, मजबूत विपक्ष रहा है भाजपा का। जब भी कांग्रेस ने अति की है, उन्होंने सड़क को जाम की है, चक्का जाम किया है देश में, और मजबूत तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। और ये अधिकार है आज कांग्रेस का कि वो विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन एक कांग्रेस कमजोर कड़ी है, देश की कमजोर विपक्ष है, इसके कारण आम जनता को, किसान मजदूर को सड़कों पर आना पड़ रहा है। साथियों, मन की बात को शेयर करते हैं, मैं कहता हूं जन की बात को भी शेयर करें। लोगों तक ये बात जानी चाहिए, लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। क्या कोई भी मीडिया, कोई भी पत्रकार भाई क्या बेरोजगारी के ऊपर बहस करते हैं? एक प्राइम टाइम का समय होता है रात को 8 से 9 बजे का, क्या कभी भी कोई डिबेट बेरोजगारी के ऊपर करते हैं? सुशांत के मरने पर 2 महीने तक सारे टीवी चैनल एक ही प्राइम टाइम दिखाते थे, सुशांत का मर्डर। कारण वो राजपूत था। सोचने वाली बात है साथियों, ये हमें समझना पड़ेगा। मैं कुछ लोगों को जातिवाद लगूंगा, लेकिन हमें इन चीज़ों से परे निकलना पड़ेगा। बीच में कॉल आ जाती साथियों, उसके लिए माफ़ी, लेकिन हम सबको इन चीज़ों से परे निकलना पड़ेगा। हमें भी अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें अपना कैडर मजबूत करना पड़ेगा। हमारी 85% आबादी है देश के अंदर, और हमारे ऊपर हमेशा 15% लोग राज कर रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो देश और पीछे जाएगा। अभी अगर यही हालात रहे, किसान आंदोलन सफल किसी कारणों से ना हो पाया, तो ये 2024 में कहेंगे कि हम सारी सरकारी संस्थाएं बेच चुके हैं, हम ज़्यादातर लोगों पर टैक्स बाधित कर चुके हैं, टैक्स लगा चुके हैं, मोटा टैक्स वसूल रहे हैं, और देश आज भी कर्जे में है, देश आपातकालीन स्थिति में है, देश में 10 साल तक चुनाव नहीं हो सकते, इसीलिए अतः यही सरकार देश पर राज करेगी 10 साल तक। ये साथियों होगा, ये होगा। आज मैं लिख के दे सकता हूं, अगर विरोधियों को गद्दार कहा गया तो ये देश में होगा। जो देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है, जो देश की सबसे बड़े गद्दार संगठन है आरएसएस, जिन्होंने 55 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, वो तिरंगे को कभी भारत का झंडा मानते ही नहीं थे। देश की सबसे गद्दार पार्टी और गद्दार संगठन आज राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। ये हम सबको समझना पड़ेगा साथियों। राष्ट्रवाद मैंने उस दिन में बताया था, किसी को जनगण मन नहीं आता तो राष्ट्रवाद नहीं है, किसी को वंदे मातरम नहीं आता तो राष्ट्रवाद नहीं है। कितने मेरे साथी ऐसे जुड़ रहे जिन्हें वंदे मातरम का नहीं आता होगा। राष्ट्रवाद मैंने कहा था, यहां से और यहां से निकलता है राष्ट्रवाद। जब मन की छोड़ के आप जन की बात करोगे तब राष्ट्रवाद होता है, तब विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरोगे तब राष्ट्रवाद होता है। दोस्तों, सवाल उनसे किए जाएंगे जो सत्ता में होते हैं। जब विपक्ष सत्ता में था, जब कांग्रेस सरकार का राज था, तब हमने खुलकर विरोध किया, जमकर विरोध किया, उसके खिलाफ भूख हड़ताल की हमने, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ। तो आज भाजपा सरकार है तो क्या नहीं करेंगे हम? सरकारें कोई भी आए, जितने भी मेरे साथी सुन रहे, सरकारें कोई भी आए, मन भेद मत रखो अपने अंदर। मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन मन भेद मत रखो। आपसी तनाव एक दूसरे के अंदर नहीं होना चाहिए, भाईचारा कायम रखो। मैंने बताया आपको, ये पार्टियां अपनी कुर्सी के चक्कर में आपस में हम मिडिल क्लास लोगों को लड़वाती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। तो साथियों, इनको सोचो, इनका अध्ययन करो, समझो, गुणो और पढ़ो, और फिर आगे चले। हमें मन भेद कतई नहीं रखना,
हम मतभेद हमारे हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हम किसी संगठन से जुड़े हो सकते हैं, हम किसी नेता से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन मतभेद रखने के अलावा मनभेद मत रखो साथियों। मैं तो बार बार आप लोगों से ये कहता हूँ, ये नेता लोग और ये राजनीतिक पार्टियाँ अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपनी कुर्सी के चक्कर में मिडिल क्लास लोगों को लड़वाती है और लड़वाती आ रही है। इस बात का सिर्फ ध्यान देना है हमें, और अपना कैडर मजबूत करना है। जो 85% का कैडर है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसको मजबूत करना है। और जो चंद लोग हैं हमारे ऊपर राज करते हैं, उनको उनकी ताकत दिखानी है और हमें अपनी ताकत दिखानी है। साथियों, जितने भी मेरे साथी किसी भी दल से जुड़े हों, सबके लिए मैसेज है। और कई कहते हैं बुरा लगा हो तो माफ़ करिए, क्योंकि इसमें बुरे लगने वाली कोई बात नहीं। मैंने जो तथ्यों की बात है वही बताई है, जो ऑन रिकॉर्ड बातें मैंने वही बताई आप लोगों को, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो जन की बात में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।